आपका मोबाइल बिल कम होने वाला है? देखिए, आपका मोबाइल बिल पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। साल 2024 में जियो ने प्राइसेस बढ़ाए, एयरटेल ने बढ़ाए, उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने बढ़ाए, तीनों ने एक साथ एक जैसे। आपने सोचा होगा कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं था। जब बाजार में तीन ही कंपनियां हो तो वो आपस में होड़ नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को देखकर प्राइसेस बढ़ाती हैं और हम यानी कंज्यूमर बस देखते रह जाते हैं। अब सरकार ने कुछ नया किया है। 23 जून 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने एक नया नियम गज़ेट में नोटिफाई किया है, जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशंस ऑथराइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज रूल्स 2026। नाम भारी भरकम है, लेकिन असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। कैसे? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. इंडिया में टेलीकॉम को जिस कानून से चलाया जाता था, वो कानून कितने साल पुराना था आप जानते हैं? 138 साल। यस, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में अंग्रेजों ने बनाया था और हम उसी को थोड़ा थोड़ा ठीक करते हुए 2023 तक चलाते रहे। 2023 में टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट आया, जिसने उस पुराने कानून की जगह ली। अब जून 2026 में सरकार इस नए कानून के कुछ और ज़रूरी रूल्स लेकर आई है, जो ये तय करेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में कई चीज़ें प्रैक्टिकली काम कैसे करेंगी। इन रूल से बाजार में आपके और हमारे डेटा पैक्स भी शायद सस्ते हो जाएं। पहले कहानी समझते हैं कि कैसे। तो पहला सवाल ये है कि पुराने सिस्टम में दिक्कत क्या थी। सोचिए, कोई नई टेलीकॉम कंपनी शुरू करना चाहता है। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमेशा से कुछ ही कंपनियों का बोलबाला रहा है, लेकिन पुराने सिस्टम में कंपनियों को अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने होते थे। मोबाइल कॉल्स के लिए अलग लाइसेंस, इंटरनेट के लिए अलग, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए अलग, वायरलेस सर्विसेज के लिए अलग। हर लाइसेंस पर अलग एंट्री फी लगेगी, अलग शर्तें लगेंगी, अलग कंप्लायंस लगेगा। कंपनीज की कॉस्ट यानी लागत इतनी ज्यादा हो जाती थी। स्टोरी मोड 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये लाइसेंस हेवी सिस्टम डेकेड से चल रहा था और इसने टेलीकॉम मार्केट में नई कंपनियों के लिए एंट्री को मुश्किल बना रखा था। एंट्री को भी मुश्किल बना रखा है और जो मौजूदा कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। नतीजा सामने है। एक वक्त था जब भारत में 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी। फिर जियो के आने के बाद टैरिफ वॉर शुरू हुई, कंपनियों पर कर्ज बढ़ता गया, एजीआर से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसने कई ऑपरेटर्स की मुश्किलें और बढ़ा दी। एक के बाद एक कंपनियां या तो बंद हो गई या मर्ज हो गई। आपको पता ही है, आज देश के मोबाइल बाजार में 3 बड़े प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इतने बड़े देश में जहां 1 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिकली सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी हैं। अब नया सिस्टम क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मल्टीपल लाइसेंसेस की जगह एक सिंगल ऑथराइजेशन का रास्ता खोला है। मतलब अब एक ही परमिशन में टेलीकॉम की काफ़ी सर्विसेज मिल सकती हैं, चाहे वो पूरे इंडिया के लिए हो, चाहे एक सर्कल में हो, चाहे इंटरनेट सर्विस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो। एक खिड़की एक मंजूरी, इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस कहा गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि टेलीकॉम की कंपनियों के रूल्स बदल रहे हैं, मैं आपको इस बारे में क्यों बता रही हूँ। लेकिन वो कंपनियों के रूल्स बदलने से उन कंपनियों के काम करने का तरीका बदलता है, कॉस्ट बदलती है, जो फाइनली हम और आप तक पहुँचती है। इसीलिए इस बारे में समझना ज़रूरी है। अगर हम एंट्री फीस की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नेशनल लेवल पर ये फ़ी जो है वो 10 लाख से 12 करोड़ के बीच है। और अगर आप VNO है, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, तो ये फीस मैक्सिमम 3 करोड़ ही लगेगी। साथ ही कितनी नेटवर्थ होना ज़रूरी है, यानी आपको अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा पैसों की हर टाइम ज़रूरत होगी, उसकी भी लिमिट्स बहुत ज़्यादा थी ऑथराइजेशन की। लेकिन जो लिमिट है वो 20 साल होगी, जिसका मतलब है कंपनी अब लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती हैं। मैंने बीच में भी एक VNO बोला। VNO को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा खर्च थोड़ा आसान हो सकता है। VNO यानी वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी होती है जो खुद का नेटवर्क नहीं बिछाती, कोई टावर नहीं लगाती, कोई फाइबर नहीं डालती। वो जियो या एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का नेटवर्क किराए पे लेती है और उस पर अपना ब्रांड लगाकर आपको सर्विसेज देती है। यूरोप या अमेरिका में देखा होगा आपने, एक ही नेटवर्क पर 10-12 अलग अलग कंपनियों के सिम चलते हैं और सबके रेट्स अलग होते हैं। तो मतलब हम जैसे लोग कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो रेट भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कंपनी भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वही मॉडल यहाँ लाने की भी कोशिश है। कम्युनिकेशंस टुडे के एनालिसिस के मुताबिक नए रूल्स में VNO और एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एंट्री बैरियर को खास तौर पर कम किया गया। एंट्री बैरियर मतलब किसी भी इंडस्ट्री में कोई नई कंपनी लगाना या किसी भी नई कंपनी का आना कितना मुश्किल है, कितना आसान है।
इसके अलावा M2M यानी मशीन टू मशीन और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज के लिए भी अब यही फ्रेमवर्क लागू होगा। IoT मतलब जैसे आपके स्मार्ट वॉच हो गए, आपका स्मार्ट मीटर, आपकी कार का GPS, इन सबको कनेक्ट करने वाली कंपनियां भी इसी ऑथराइजेशन में काम करेंगी। अब सवाल ये है कि क्या जो नए टेलीकॉम रूल्स आए हैं उनसे सरकार सिर्फ कंपटीशन बढ़ाना चाहती है? नहीं, इन रूल्स में एक और बड़ी बात है जो आपसे सीधे जुड़ती है, आपका डेटा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक नए रूल्स में साफ कहा गया है कि डेटा भारत में ही रहेगा, यानी आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या आपके ब्राउजिंग पैटर्न्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी टेलीकॉम कंपनी इसे भारत से बाहर किसी विदेशी सर्वर पर स्टोर नहीं कर सकती, किसी फॉरेन कंपनी को शेयर नहीं कर सकती। कम्युनिकेशंस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों का अब डेटा फिड्यूशियरी माना जाएगा, यानी वो आपके डेटा के जिम्मेदार ट्रस्टी हैं। डेटा ब्रीच होने पर कस्टमर्स को और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक रूल्स में ये भी कहा गया है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फ्रॉड रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और बिग डेटा एनालिटिक्स इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। एंटी स्पूफिंग और एंटी फ्रॉड मेजर्स भी लगाने होंगे। सैटेलाइट को लेकर भी कुछ रूल्स आए हैं। अब सैटेलाइट नेटवर्क, अर्थ स्टेशंस और VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल प्रोवाइडर्स भी इसी ऑथराइजेशन के दायरे में आ गए हैं। स्टारलिंक जैसी जो कंपनियां हैं, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उनके लिए रेगुलेटरी काम थोड़ा बढ़ा देगा। हालांकि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन अलग प्रोसेस से होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट की ग्राउंड स्टेशन यानी जो अर्थ स्टेशन है, उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंट्रोल वो भी इन कंपनियों को भारत में ही करना होगा और सैटेलाइट टर्मिनल सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही काम करेंगे। PwC इंडिया के टेलीकॉम प्रैक्टिस लीडर विनीश भावा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सैटेलाइट अब टेलीकॉम की चौथी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है, खासकर उन जगहों के लिए जहां टावर या फाइबर लगाना मुश्किल है, जहां पहाड़ है, नदी है, टेरेन खराब है, वहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब असली सवाल पर आते हैं, क्या आपका मोबाइल बिल सस्ता होगा? नए ऑपरेटर का नेशनल लेवल पे आना तो मुझे संभव नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, जिसमें से वोडाफोन आइडिया पहले ही लॉस में है और स्ट्रगल कर रहा है, तो नेशनल लेवल पे ऑपरेटर आने का मतलब है कि बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो मुझे अभी इमीडिएटली होता नहीं दिखाई दे रहा है। पर इन रिलैक्सेशन की वजह से लाइसेंस अप्लाई करना और सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करके एक ही सिंगल विंडो में लाना, वो जरूर दिखाई देता है, जिसमें इंटरनेट है, टेलीफोन है, सैटेलाइट सर्विसेज है, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है, ये सब एक जगह आ सकती हैं। तो हो सकता है कि इसके अलग अलग माइक्रो लेवल पर या रीजनल लेवल पर अप्लाई करने वाले सामने आए, जिससे कि कंज्यूमर्स को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में फायदा दिख सकता है। जहां तक कंज्यूमर्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि क्या आगे हमें सर्विसेज सस्ती होते दिखेंगी, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ARPU जिसको कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये पहले ही भारत में दुनिया में सबसे कम है, यानी कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है। और ARPU बढ़ाने की लगातार इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कोशिश रही है, कुछ हद तक बढ़ा भी है, पर मुझे लगता है कि कीमतें अभी इमीडिएटली नीचे आती मुझे नहीं नजर आती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी रिफॉर्म के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है। लेगेसी लाइसेंसिंग रिजीम की जगह स्ट्रीमलाइंड ऑथराइजेशन स्ट्रक्चर लाकर सरकार ने कंप्लायंस को आसान बनाने और नई टेक्नोलॉजीज को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। लेकिन स्टोरी बोर्ड 18 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि असली परीक्षा ये होगी कि ऑथराइजेशंस कितनी जल्दी और कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ दिए जाएंगे, और यहीं पर थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। जो VNO का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आप टावर वगैरह मत लगाइए, लेकिन दूसरी बड़ी कंपनी का किराए पे लेके अपना कंपनी शुरू कर दीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में नया नहीं है। पुराने लाइसेंस सिस्टम में भी VNO की जगह थी, लेकिन कोई बड़ा VNO खड़ा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास नेटवर्क है, वो अपना नेटवर्क किसी नए कंपेटिटर को देने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे ये भी देखना ज़रूरी होगा। कम्युनिकेशंस टुडे के एनालिसिस के मुताबिक ये सवाल कि नए और पुराने प्लेयर्स के साथ कैसा व्यवहार होगा ये अभी भी बना हुआ है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशंस टुडे के मुताबिक माइग्रेशन को लेकर भी ये शर्त है कि किसी कंपनी के सारे लाइसेंसेस जो हैं वो एक साथ ही नए सिस्टम में जाने होंगे, यानी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के लिए ट्रांजिशन कोई छोटा काम नहीं होगा। और तीसरी बात, डेटा लोकलाइजेशन की शर्त उन मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की कंपनीज हैं उनके लिए कंप्लायंस का बोझ बन सकती हैं, जिनका डेटा को जो रखने का आर्किटेक्चर है वो भारत में भी फैला नहीं हुआ है, भारत के बाहर भी है। तो सच क्या है? सच ये है कि इन रूल्स ने रास्ता खोला है,
बड़ा बदलाव किया है। 141 साल पुरानी व्यवस्था तोड़ी है, लेकिन रास्ता खोलने से मंजिल नहीं मिल जाती। VNO आएंगे या नहीं, नई कंपनी आएंगी या नहीं, और अगर आई तो जियो और एयरटेल उन्हें अपना नेटवर्क देंगे या नहीं, ये सब अगले 1-2 साल में तय होगा। आपके मोबाइल बिल पर असर तब पड़ेगा जब कंपटीशन असल में बढ़ेगा। फ्रेमवर्क बना है, लेकिन फ्रेमवर्क से बिल नहीं घटता, कंपटीशन से घटता है। और कंपटीशन तब आएगा जब नई कंपनियां सच में बाजार में उतरेंगी। देखते हैं कब तक होगा, लेकिन जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।